हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, आप हमेशा की तरह। और आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके हम बिल्कुल एंड पार्ट पे आ चुके हैं। दोस्तों, हमने ये चैप्टर जो स्टार्ट किया था उस चैप्टर का जो नेम था वो था पुष्पी पादपों की संरचना, और अभी हमने आकारी की यानी कि बाहरी संरचना की बात की थी। दोस्तों, अब इसी चैप्टर के बिल्कुल एंड में जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पुष्प सूत्र। दोस्तों, होना चाहिए ना कि कभी किसी चीज़ की स्टार्टिंग अच्छी होती है तो उसकी एंडिंग ही बहुत अच्छी है। ये पूरा चैप्टर आपने और मैंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से पढ़ा है, और जब हम मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात हमको वो चैप्टर समझने में हेल्प करती है। किसी मूवी का डायलॉग है, बताइएगा ज़रूर कि कौन सी मूवी का है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है पुष्प सूत्र। दोस्तों, पुष्प सूत्र को हम एक और नाम बोल सकते हैं, हम इसे बोलते हैं फ्लावर फार्मूला। पता है समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो फ्लावर फार्मूला होता है इसको मतलब इसके द्वारा आप कभी भी किसी भी पुष्प का एक छोटा सा फार्मूला याद रख सकते हो। मतलब होता है ना कि कई बार पूरे पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करना है तो एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप केवल और केवल फ्लावर फार्मूला देखोगे आपको वहीं पे ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, अगर हम फ्लावर फार्मूला की बात करें तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी पुष्प के सूत्र को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्मॉल फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे। दोस्तों, वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कभी किसी पुष्प में सहपत्र यानी कि ब्रैकेट, याद है, बिल्कुल सही है। अगर किसी पुष्प में दोस्तों सहपत्र उपस्थित है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ किसी पुष्प की और यहाँ पे जो सहपत्र है, सहपत्र वो क्या है दोस्तों, वो है उपस्थित। दोस्तों, अगर किसी कंडीशन में आप बोलते हो कि सहपत्र है वो उपस्थित है तो आप इसे कैसे लिखते हो, आप इसे लिखते हो BR से। BR का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हम सहपत्र बोलते हैं। मैंने तभी आपको सभी चीज़ों के इंग्लिश में नेम लिखवाए हैं क्योंकि इंग्लिश में नेम याद रखने से आप फ्लावर फार्मूला आसानी से लिख सकते हो। दोस्तों, अगली चीज अगर हम बात करें तो अगर कोई भी पुष्प है असहपत्र, यानी कि आप कह सकते हो कि जो सहपत्र है वो क्या है, अनुपस्थित। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप इसको लिखेंगे EBR, ए ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट क्या है, अनुपस्थित। मैं बोलता हूं सहपत्र उपस्थित तो आप लिखोगे BR, मैं कहता हूं सहपत्र अनुपस्थित तो आप क्या लिखोगे, EBR। दोस्तों, अगली चीज, अगर मान लीजिए आप पुष्प को किसी भी अक्ष से काटें और वो बराबर भागों में विभक्त हो तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्या सममित। तो अगर कोई भी फ्लावर आपका त्रिज्या सममित है तो ऐसी स्थिति में उसे लिखा जाएगा प्लस के द्वारा। कैसे लिखते हैं, प्लस के द्वारा। अगर दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, वहीं अगर मैं बात करूं कि किसी भी एक अक्ष से काटोगे तो ही पादप दो भागों में विभक्त होगा तो उसे हम बोलेंगे एक व्यास सममित। एक व्यास सममित। दोस्तों, एक व्यास सममित को आप कैसे भी दिखा सकते हो, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, या अगर आपको ये दोनों ही पसंद नहीं आए तो दोस्तों आप इसे फिर कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हो। सॉरी, इस प्रकार से एक ही डंडा खींचना बीच में, ठीक है, एक ही डंडा। या फिर दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एक और तरीका हो सकता है, वो है ये साइन। तो आप इस साइन से भी इसको आसानी से प्रदर्शित कर सकते हो। इसका मतलब होता है एक व्यास सममित। दोस्तों, अगर मान लीजिए जो पादप है वो है द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब पादप के अंदर उपस्थित है दो लिंग, तो ये होगा द्विलिंगी। अगर द्विलिंगी पादप है तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, ठीक है। अगर पादप में केवल और केवल नर युग्मक उपस्थित हैं, इसका मतलब पादप है एक लिंगी।
और एक लिंगी का मतलब पादप में केवल क्या उपस्थित है, नर। तो आपकी जो डायग्राम होगा, जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा। अगर पादप एक लिंगी है और उसमें केवल मादा है, और क्या है, मादा, तो दोस्तों इसको दिखाने का तरीका होगा ऐसा। बात सही है। अगली चीज दोस्तों, अगले अपन चलते हैं। तो अगर आपके पास बाह्यदल पुंज है, जानते हो ना बाह्यदल को, तो इसको हम दिखाते हैं के से। किससे? के से। और दोस्तों अगर आपके जो बाह्यदल पुंज है वो आपस में संयुक्त है, मतलब जुड़े हुए हैं, तो आप दिखाते हो के और यहाँ पे ऐसे कर देते हो ब्रैकेट। इसका मतलब जो बाह्यदल है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए। अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं दल के बारे में, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, सी से। मगर अगर दलपुंज कैसे हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे दिखाओगे, सी और ब्रैकेट। बात सही है दोस्तों। अगर इस स्थिति में आपके पास यहां पे उपस्थित है, मान लीजिए परिदल, क्या उपस्थित है, परिदल, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, पी से। मगर अगर आपके पास जो परिदल पुंज है वो क्या है, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो कैसे दिखाओगे, वही पी को क्या कर दोगे, ब्रैकेट। कितना आसान है ना भाई, के सूत्र है बस, और कुछ नहीं। यानी कि अगर कभी आपको इस प्रकार की परिस्थिति दिखे तो आप ये सिंबल लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। अगली चीज दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नर युग्मक, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं पुमंग की, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एंडोसियम, तो पुमंग को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, ए। और वहीं अगर जो पुमंग है वो आपस में संयुक्त है, तो ए और नीचे ब्रैकेट। वहीं मादा का क्या होता है, बिल्कुल सही, जायांग। जायांग एक है तो इसे हम लिखेंगे जी। जी का मतलब होता है गाइनोसियम। और अगर वहां पे जायांग जो है वो संयुक्त है, तो आप क्या लिख देते हो, जी के ऊपर ब्रैकेट। बात सही है दोस्तों। मैंने आपको बताया था अंडाशय की स्थिति, उसी स्थिति के बारे में यहां पे मैं बात करूंगा। अगर आपका जो अंडाशय है वो अधोवर्ती है, मतलब इंफीरियर है, तो आप जी के ऊपर बार लगा दोगे, बार। और अगर आप अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, तो आप जी के नीचे क्या लगा दोगे, बार। वहीं पे दोस्तों दो स्थिति आपके सामने और आती है, जिसमें एक स्थिति तो आपकी ये है कि अगर मान लीजिए जो परिदल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एंडोसियम यानी कि नर जनन तंत्र से अगर परिदल जुड़ा हुआ है तो आप ऊपर की ओर बार लगा दोगे। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर ये दल से जुड़ा हुआ है तो आप इस प्रकार से अपनी स्थिति को दर्शाओगे। दोस्तों ये देखो, ये चीज तो आप सभी लोग जानते हो, और वो चीज ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी पुष्प के सूत्र को लिखोगे तो उसके कोई सिंबल होने चाहिए। भाई अगर मैं बोलता हूं आपसे 2 गुणा 2, तो आपको पता है कि 2 गुणा 2 मतलब 2 इंटू ऐसे लगाओगे, इसका मतलब हो गया गुणा करना। मैं आपसे भाग बोलता हूं तो आप भाग कर दोगे। इसका मतलब आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे पुष्प होंगे वैसे ही हमने उसके लिए फार्मूला रखे। हमने देख लिया कि पुष्प के अंदर ही सारी स्थिति हो सकती है, जो स्थिति अभी मैंने आपको आपके सामने बनाई है। अब ये जो स्थिति जो आपको आपके सामने अभी बनाई गई है, इस स्थिति में से कोई सी भी स्थिति मिलेगी तो आप पुष्प के लिए वो चीज आसानी से लिख दोगे। थैंक यू स्टूडेंट।
हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि जो एंडोसियम है यानी कि जो नर पुमंग है वो जुड़ा हुआ है किससे? परिदल से। किससे जुड़ा हुआ है? परिदल से। तो आप क्या करोगे? पी और ए लिख के ऊपर की तरफ उसको जोड़ दोगे। बात सही है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जितने भी नर जो जनन अंग हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो आप फिर ब्रैकेट लगा दोगे एंडोसियम के आगे। अगर आपको लगता है कि जो अंडाशय है वो अधोवर्ती है, अधोवर्ती, तो आप इस प्रकार का सिंबल बनाओगे। इसे ऊपर जो लग रहा है इसे हम बोलते हैं बार, तो आप बार का सिंबल लगाते हो। इसका मतलब दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट में चीज़ों को कंप्लीट करना। छोटे से तरीके से अगर आप चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो वहीं एक चीज़ आ जाएगी जो पुष्प सूत्र का प्रकार है। आइए जरा देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी। दोस्तों, अगर सहपत्र उपस्थित है तो आप लिखेंगे BR, और अगर सहपत्र अनुपस्थित है तो आप लिखोगे EBR। अगर वो त्रिज्या सममित है, किसी से भाग से काटो बराबर भागों में कटेगा तो त्रिज्या सममित, मगर किसी एक ही भाग से काटोगे तो ही बराबर भागों में कटेगा तो एक व्यास सममित। एक व्यास सममित को ऐसे दिखा सकते हो, त्रिज्या सममित को ऐसे प्लस करके और सर्कल करके दिखा सकते हैं। अगली चीज, अगर दोस्तों पादप है द्विलिंगी, पादप में केवल नर ही उपस्थित है, पादप में केवल मादा ही उपस्थित है, तो ऐसे हो जाएंगे। बाह्य दल को हम लिखते हैं के से। दोस्तों एक्चुअली कैलेक्स और कोरोला यानी कि बाह्य दल और दल दोनों की जो स्पेलिंग होती है वो सी से चालू होती है, इसलिए हमने एक को रख दिया के से, एक को रख दिया सी से। ठीक है, तो बाह्य दल को हम किससे रखते हैं? के से, और जो दल है उसको किससे रखेंगे? सी से। बाह्य दल अगर जुड़े हुए होंगे तो के आगे ब्रैकेट, दल अगर जुड़े हुए होंगे तो सी के आगे ब्रैकेट। बात सही है। अगली चीज, अगर आप परिदल पुंज की बात करेंगे तो उसको पी से दर्शाते हैं, और उसके बाद अगर वो चीज संयुक्त है तो आप किससे दिखाएंगे? पी, और पी के आगे क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। अगली चीज, पुमंग को ए से, अगर पुमंग जुड़े हुए हैं तो ए के आगे ब्रैकेट, स्त्री मतलब जो जयांग है वो जुड़े हुए हैं तो जी के आगे ब्रैकेट। बाकी नीचे वाली चीज मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। सो ओवरऑल हम यही चीज पढ़ेंगे पुष्प सूत्र के अंदर कि आखिर पुष्प सूत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, और लगभग वो इंपॉर्टेंट पुष्प सूत्र जो हमें पढ़ने हैं। आइए देखते हैं अब। इसके बाद फटाफट से इसको नोट करिएगा और स्वागत करिएगा पुष्प सूत्र का। जी दोस्तों, तो अभी आप देख रहे होंगे जरा डायग्राम जो मैंने अभी आपके लिए बेसिकली प्रिपेयर किया है, और एक्चुअली इस डायग्राम को प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि इस डायग्राम के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, मैंने पहला उदाहरण लिया है सोलोनेसी का। आपने कई सारे कुल सुने होंगे दोस्तों, जैसे सोलोनेसी, मालवेसी, फैबिएसी। वैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा ऐसा कुल जो आपके लिए बहुत फैमिलियर है, जिसको आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, उसका नाम है दोस्तों जनरली लैग्यूमिनेसी, मटर। आपको याद है पाइसम सेटाइवम, जिसे आप गार्डन भी बोलते हो, उद्यान मटर बोलते हो, जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। तो वही मटर वाला जो कुल है लैग्यूमिनेसी, वो भी एक कुल है। मगर दोस्तों हमको बेसिकली तो वो कुल देखने हैं जो यहाँ पे हम लोगों के सामने एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जिस कुल के बारे में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोलोनेसी। दोस्तों अगर सोलोनेसी दिया जाए तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है आलू, टमाटर, बैगन। ये सबसे अच्छे उदाहरण है सोलोनेसी के। कौन कौन से? आलू, टमाटर और बैगन। धतूरा, जिसे आप धतूरा स्ट्रोबेनियम भी आप लोग प्राप्त करते हो, जो जनरली आप लोग कहते हो कि दर्द निवारक होता है, आप उसके लिए भी इसको यूज में ले सकते हो। और बहुत सारे सजावटी पौधे भी होते हैं जो इसी कुल से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों कर लेते हैं इसके फार्मूला की, क्योंकि एक बार आपको एक फार्मूला समझ में आ गया तो आगे के किसी भी फार्मूला में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। सुनो जरा दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका लिखा है पुष्प सूत्र। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आखिर आप अगर इसका पुष्प सूत्र लिखोगे तो जो पुष्प सूत्र है वो कैसा होगा। दोस्तों पुष्प सूत्र के लिए BR और EBR दोनों लिख दिया, यानी कि सहपत्री भी हो सकता है और असहपत्री भी हो सकता है। देखो ऊपर डायग्राम मत देखना, आपको नीचे से क्या क्या चीज़ समझ में आती है वो समझते हैं। BR और EBR है, यानी कि सहपत्री भी हो सकता है और असहपत्री भी हो सकता है। अगली चीज़ प्लस, इसका मतलब
बिल्कुल त्रिज्या समेत। आप इसको किसी भी अक्ष से काटोगे बराबर भागों में आएगा, बिल्कुल सही है। अगला, दोनों दे रखे हैं इनकी, नर और मादा, इसके अंदर दोनों पाए जाएंगे। अगला के कैलेक्स, इसका मतलब ये कितने होंगे 5, और पांचों ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब क्या है जुड़े हुए। उसका बाद कोरोला कितने 5 और पांचों क्या हैं जुड़े हुए, बाह्य दल और दल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगली चीज एंडोसियम, एंडोसियम कितने 5 और एक दूसरे से अलग अलग, यानी कि नर जो युग्मक होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, पुमंग की। और अगला है गायनोसियम, जी के नीचे बार लगा दिया, इसका मतलब ये है ऊर्ध्ववर्ती, और यहाँ पे 2 के आगे ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब 2 है और वो दोनों कैसे हैं जुड़े हुए। जहाँ पे ब्रैकेट है वो चीज़ है जुड़े हुए। अब जरा देखो जो जो चीज़ अपन बोल रहे हैं वो कितनी सही है। पहला तो बी आर और बी आर यानी कि सहपत्री होते हैं। अगला प्लस, आप दोस्तों इसको किसी भी भाग में काट लो आपको 2 बराबर भाग ही मिलेंगे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है। अगली चीज, नर और मादा ये दोनों युग्मक उपस्थित है। दोस्तों ये देखो, ये तो है आपके नर, यानी कि इसे हम बोलते हैं पुमंग। मैं अभी मार्क कर रहा हूं मगर आपको फॉर्मूला में मार्क नहीं करना, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है पुमंग, और पुमंग के बाद अगर मैं इसकी बात करूं अंदर वाले की, तो ये क्या है, ये जायांग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखा है कि जो बाह्य दल है वो कितने हैं, कैलेक्स जो है वो कितने हैं 5, और पांचों आपस में क्या है जुड़े हुए। काउंट करो 1 2 3 4 और 5, और पांचों आपस में है जुड़े हुए। मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब है जुड़ना, सही है। अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पे कोरोला है, कोरोला भी कितने हैं 5, और पांचों क्या है जुड़े हुए। देखो ये रे कोरोला, और ये भी पांचों क्या हैं जुड़े हुए, दिख रहा है आपको। दोस्तों अगर मैंने आपको इसको ऐसे कर दिया ना, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे बना दिया, इसका मतलब मान लीजिएगा कि ये चीज क्या है जुड़ी हुई है। बात सही है, आगे चलते हैं। अगली चीज है एंडोसियम, यानी कि जो पुमंग है वो कितने हैं 5 और अलग अलग है। देखो 1 2 3 4 5, और पांचों क्या है अलग अलग, जुड़े हुए नहीं है। मगर ये बात सही है कि जो कैलेक्स है उससे एंडोसियम जुड़ा हुआ है। अब तो आपको पता है कैलेक्स, तो कैलेक्स से एंडोसियम जुड़ा है। देखो एंडोसियम यानी कि पुमंग, ये जुड़ा हुआ है देखो कैलेक्स से, मैंने ऊपर ऐसे लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है जुड़ा हुआ। अगली चीज, जो गायनोसियम है यानी कि जो जायांग है वो कितने हैं 2, और दोनों आपस में क्या हैं जुड़े हुए। देखो जरा, जो जायांग है वो कितने हैं 2, और दोनों आपस में क्या हैं जुड़े हुए। सेम दोस्तों कंडीशन है कि आप आसानी से किसी भी चीज का फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये होता है द्विबीजपत्री। आपको पता है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बीज का भी डायग्राम बनाया था द्विबीजपत्री में, तो आपको जनरली सब कुछ पता है कि पत्ती में क्या फर्क होगा, जड़ में क्या अंतर होगा। दोस्तों जनरली मूसला मूल मिलती है इसमें, मैंने आपको 2 प्रकार की जड़ बताई थी, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। तो यहाँ पे कौन से प्रकार की मूल मिलेगी, मूसला मूल। अगली चीज, इसमें सम्वयन पुल जो होते हैं वो क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। पुष्पक्रम इसमें साइमोस प्रकार का होता है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है साइमोस और रेसिमोस क्या होते हैं। सहसीमाक्षी और ऐसीमाक्षी में आपको पहले से अच्छे से समझा चुका हूं, प्लीज मेरे पुराने लेक्चर देखिएगा अगर आप लोग भूल गए हैं तो, मगर मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से याद है वो। अगली चीज, जो बीजांडासन होता है ये फूला हुआ होता है। तो डायग्राम में आपको नहीं पता लगेगा बीजांडासन फूला हुआ है या नहीं है, मूसला मूल है या नहीं है, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ पे डायग्राम देख के पता नहीं लगेगा। डायग्राम देख के जिन जिन चीजों का पता लगेगा वो मैंने आपको सबकी सब नीचे लिख दी। गॉट दिस। अगली बात पे आए जरा, देखो दोस्तों अगली चीज, अगर मैं आपको यहाँ पे भ्रूणपोष की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, बीज के अंदर जो भ्रूणपोष होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और जो भ्रूणपोष होते हैं ये भ्रूणपोष आपको पता है क्या काम करेंगे। भ्रूणपोष होते हैं वो काम करते हैं निषेचन से पहले पोषण प्रदान करने का, तो ये असली काम होता है किसका, भ्रूणपोष का। अगली बात दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसके महत्व की बात करूं, यानी कि अगर हम बात करें आर्थिक महत्व की, तो दोस्तों आर्थिक महत्व बहुत होता है इस प्रकार के पादप का या पौधे का। और वो आर्थिक महत्व क्या है जरा देखते हैं दोस्तों। वो आर्थिक महत्व है, जैसे आप लोगों ने देखा है टमाटर, जिस कुल से आता है उसे हम बोलते हैं लाइकोपर्सियम। एक और उदाहरण इसका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आलू, जो स्टार्च को संचित करता है बहुत ही ज्यादा।
आलू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, पोटैटो, आलू। और आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इसके अंदर भूमिगत तना ही होगा, कंद ही होगी जिसको हम खाते हैं। तो तीसरी जो चीज़ है वो है धतूरा। और जो चौथी चीज़ है वो है बैगन। बैगन जो है दोस्तों, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोलेनम। मेलेंगोना। दोस्तों एक चीज आप लोग हमेशा से याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी किसी चीज का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो आप उसके नीचे लिखेंगे अंडरलाइन। मैं आपको अभी एक चीज बता देता हूं दोस्तों, एक्चुअली वैज्ञानिक नाम क्या चीज होती है। हम लोग ऐसी बात मानते हैं कि हर किसी चीज के नाम अलग अलग देश में अलग अलग हो सकते हैं। भाई यहाँ पे हो सकता है आलू को किसी और नाम से जाना जाए, आलू बोलते हैं हम, मगर हो सकता है विदेश में किसी और नाम से बोला जाए। आप फ्रांस जाए तो वहाँ पे कोई और नाम हो, अफ्रीका जाए तो कोई और नाम हो। इसका मतलब हर जगह पे उनके नाम क्या होंगे? अलग अलग। दोस्तों मगर मैं अगर आपसे यही बात करूं कि इनका कोई एक ऐसा नाम हो जो हर देश में एक ही जगह से एक ही तरह से बोला जाए, मज़ा ही अलग आ जाएगा। और अगर हर देश में एक ही तरह से इनका नाम बोला जाए तो दोस्तों वो एक नाम जो बोला जाता है वो एक नाम बिल्कुल अलग होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। दोस्तों एक्चुअली कैरोलस लीनियस का खुद का नाम भी 3 नाम का था, ठीक है, मगर इन्होंने अपना नाम भी द्विनाम पद्धति दी थी। इन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर नाम दिया जाए तो 2 ही नाम बहुत है उसके, और दोनों हाथ में एक नाम जो है वो बताता है वंश को, और दूसरा नाम है जो बताता है जाति को। यानी कि जो पहला नाम है वो किसको बताएगा? वंश को, और दूसरा नाम किसको बताएगा? जाति को। तो इन्होंने कहा था भैया पहला नाम वंश को बताता है, दूसरा नाम जाति को बताता है, इतनी चीज़ बहुत है, और इसी हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। दोस्तों याद रखिएगा, कॉपी के ऊपर टॉप पे मेरी सारी बातें लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ये चीज़ नोट नहीं कर रहा हूँ। द्विनाम पद्धति देने वाले थे कैरोलस लीनियस। उन्होंने जातिकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। उनके अनुसार पहला वर्ड वंश को बताता है, दूसरा वर्ड जाति को बताता है। अगर आप इंग्लिश में वंश लिखते हैं तो जो पहला अक्षर है वो बड़ा आएगा, कैपिटल, जबकि जो जाति का पहला अक्षर है वो आएगा छोटा। वंश और जाति के बीच में आएगा स्पेस। अगर आप वंश और जाति लिख रहे हो हाथ से तो नीचे आप कर दोगे अंडरलाइन, और अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखो, मतलब इटालिक। तो ये कुछ चीज़ होती है जो कैरोलस लीनियस ने अपने जाति की द्विनाम पद्धति में बताई थी। अगर आपको याद है वैज्ञानिक जिन्होंने इनका वैज्ञानिक नाम दिया, तो दोस्तों इसके बाद उस वैज्ञानिक का भी आप लोग नाम लिख सकते हो। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है कि जो बताने का कि आखिर अगर आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था है तो आप उसको क्यों ना यूज़ में लें, ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों, अगर मैं इस पादप के आर्थिक महत्व के बाद बात करूं तो इस पादप के अंदर आप लोग बहुत सारी औषधियां भी उपयोग में लेते हो। जैसे धतूरे से लेते हैं हम धतूरा स्ट्रोबेनियम, दोस्तों दर्द निवारक होता है। दोस्तों कुछ पादप से एक और भी आपको मिल जाती है डाई, जिसे हम बोलते हैं बेलाडोना। जो भी दोस्तों दर्द निवारक होती है, और ये जिस पादप से मिलती है उसका नाम है एट्रोपा। बात सही है दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, कई बार कुछ पादपों के जो फल होते हैं वो भी उपयोग में लिए जाते हैं। किस क्या दूर करने के लिए?
कब्ज दूर करने के लिए। उदाहरण है सोलेनम निग्नम, सोलेनम निग्नम। गॉट दिस? तो दोस्तों ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको इस पादप के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलोनेसिकुल, इसके लिए आपको अच्छे से याद रखनी है। गॉट दिस? मेरी बात बैठी? बिल्कुल सही। तो यहां तक प्लीज इसे सब नोट करेंगे, फिर अपन चलेंगे थोड़ा सा और आगे। केम छो? मजे में हो ना? बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सोलोनेसी के बाद अब हम अगली चीज के ऊपर आ गए, जिसका नाम है फैबिएसी। जैसे नाम से पता लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या? नहीं। तो अब देखो यहाँ पे पता लगेगा। दोस्तों फैबिएसी कुल के से आप परिचित नहीं हो, आपकी दोस्ती नहीं है, मगर 2-3 चीज़ों से आपकी दोस्ती बहुत होगी। कुछ ऐसे बच्चे जिनको वो चीज़ पसंद ही नहीं है, जैसे प्याज, लहसुन। कुछ ऐसे होते हैं ना जो प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, वो फैबिएसी ही है। सो आज हम बात करेंगे दोस्तों जिस कुल के बारे में, उसका नाम है फैबिएसी। दोस्तों फैबिएसी की अगर सबसे पहली बात की जाए तो यह है एक बीजपत्री। क्या है? एक बीजपत्री, यानी कि बीजपत्र की संख्या एक, यानी कि एक ही टिफिन लेके चलेगा भैया अपने साथ, सिंगल टिफिन। इसके पास एक ही टिफिन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एक बीजपत्री। और इसके अंदर मूसला मूल नहीं होगी, इसके अंदर कौन सी जड़ होगी? अपस्थानिक जड़। दोस्तों मैं पहली वाली क्लास में आपको एक बार बता चुका हूं कि मूसला मूल जो होगी वो रेडियल यानी कि मूलांकुर से निकलेगी, और मूलांकुर के अलावा अगर जड़ कहीं से भी निकले तो वो जड़ कौन सी है? अपस्थानिक जड़। तो ये हो गई मूसला जड़, एक हो गई अपस्थानिक जड़। तो यहाँ पे जो जड़ है वो कौन सी है? अपस्थानिक। बिल्कुल सही समझे आप। अगली चीज तो यहाँ पे होता है परिदल। अब एक दिमाग में एक बात आती है, सर आखिर ये परिदल है क्या? सर क्या होता है परिदल? दोस्तों जहाँ पे बाह्य दल और दल का विभेदन नहीं होता, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये वाली बात। मैंने आपसे बोली थी कि जहाँ पे बाह्य दल और दल विभेदित नहीं होते वो परिदल हो गया। मगर एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि सर आखिर अगर ये परिदल है तो इसमें बाह्य दल और दल का विभेदन क्यों नहीं है? दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि एक बीजपत्री इतना विकसित नहीं है जितना द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री जो पुष्प होगा, पादप होगा, वो ज्यादा विकसित होगा बजाय एक बीजपत्री के। एक उदाहरण आप ऐसा कर सकते हो। अगली चीज दोस्तों, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर असमान वृद्धि पाई जाती है, मतलब ये एक एक्सेप्शन केस है। हम लोग बोलते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि उपस्थित हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसा जो वहां पे असमान वृद्धि दिखाती है, जैसे युक्का और ड्रेसिना। तो युक्का सेला का एग्जाम्पल तो आप आगे भी पढ़ोगे, जब आप क्लास 12th में एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ते हो जिसका नाम है निषेचन, तो वहां पे युक्का जो पुष्प होता है उसकी उपयोगिता आपको पता लगेगी। थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अगली चीज अपस्थानिक जड़ होती है, आपको पता ही है। ज्यादातर जो तने होते हैं वो होते हैं वायवीय। अब मेरे हिसाब से मेरे किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वायवीय और अवायवीय में। आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है वायवीय क्या होते हैं, आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है अवायवीय क्या होते हैं, क्योंकि हमने तने के रूपांतरण पढ़े हैं। अगली चीज पुष्प होगा द्विलिंगी, जानते द्विलिंगी, नर भी, मादा भी, पुंगम भी और जायांग भी। अगली चीज प्याज, बहुत ही जरूरी चीज। प्याज एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्याज माना जाता है एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि शरीर के अंदर कई बार कुछ ऐसे ही अवयव बन जाते हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, तो इनको नष्ट करने का काम भी जो होता है वो प्याज करता है। इनके बहुत सारे औषधीय उपयोग भी हैं प्याज के। तो ठीक है। अगली चीज है लहसुन। दोस्तों हृदय के रोग, पेट के रोग, चर्म के रोग, इन रोगों को सही करने का सबसे अच्छा जो इलाज है ना वो है लहसुन, यानी कि आपकी स्किन में भी ग्लोइंग कर देगा लहसुन। मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है रुधिर को प्योर करने के लिए। अगर रुधिर को कोई भी प्योर करता है तो लहसुन से अच्छा भैया वो कोई और हो नहीं सकता। अगली चीज ग्वारपाठा। भैया आजकल तो ग्वारपाठा बहुत चल रहा है, सबको पता है। ये मुंह पे लगा लेते हो तुम कहते हो देखो देखो कील मुंह से नहीं आएंगे, पिंपल्स नहीं आएंगे, उसके लिए ग्वारपाठा। और सही में बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ग्वारपाठा स्किन पे लगाने के बाद जो स्किन की जो हेल्थ होती है ना वो बढ़ जाती है। आप ग्वारपाठा को वाटर के अंदर भी डिजोल्व करके इसका जूस भी पी सकते हो, वो आपके स्टमक के लिए बहुत सही होता है, आपके ब्लड के लिए बहुत सही होता है, आपकी बॉडी के सेल्स के लिए बहुत सही होता है। ये चीज होती है ग्वारपाठा के साथ। अगली चीज दोस्तों कॉल्चिसिन। मैं वैसे आपको ये वाली बात अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, मगर फिर भी आप लोगों ने शायद मेरे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, तो वहां पे आपको एक चीज पता लगी होगी, समसूत्री विभाजन। आपको पता होगा कि आपके इन सब कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन।
वह विभाजन जिससे बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। मेरे लेक्चर देखना कोशिका विभाजन वाले, आपको वो वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो अगर आपके पास गुणसूत्रों की संख्या आधी है और आप चाहते हो कि गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाए, आप चाहते हो कि गुणसूत्र डबल हो जाए, आप चाहते हो कि गुणसूत्र की संख्या और बढ़ जाए, तो आप एक काम करो, आप उसमें समसूत्री विष डाल दो, पॉइजन। और आपने उसमें समसूत्री विष डाल दिया, आपका काम हो गया, अपना काम बन गया, काम हो गया, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? डबल। अगली चीज दोस्तों, अगला चीज जो है वो है इसमें बहुत ही जरूरी। सबसे पहली बात तो इस डॉट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसका मतलब है मात्र अक्ष, यानी कि आप यहीं से ही कट करते हो, यहीं से ही आप समझते हो चीजों को। अगली चीज सहपत्री होता है, दिख रहा है आपको, काट दोगे तो दो बराबर भागों में कटेगा, त्रिज्या समेत भी है। अगली चीज नर और मादा दोनों है, नर भी है पुमंग और मादा भी है जायांग। अगली चीज यहाँ पे परिदल है। अब मैंने आपसे बोला था यहाँ पे बराईदल और दल में तो विभेदन ही नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज उपस्थित होगी जिससे हम क्या बोलेंगे? परिदल। और जो परिदल होगा वो परिदल कहते होंगे 3+3। देख सकते हो आप सबको दिख रहे होंगे 3 और 3, देख गए। परिदल के अलावा परिदल जुड़े हुए नहीं है तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ब्रैकेट वहां लगाओगे जहां पे जुड़ाव है, जहां पे अलग अलग है ब्रैकेट नहीं लगाने का। अगली चीज एंडोसियम, पुमंग, 3 है अलग अलग, 3 अलग तरीके से लगे हैं, 3 अलग तरीके से लगे हैं, हो गए। अगला गाइनोसियम, 3 है और तीनों जुड़े हुए हैं, यानी कि जायांग। बात सही है? इसका मतलब जो ओवेरी है वो कैसी है? सुपीरियर। दिख रहा है आपको, जी के नीचे बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, ये तो एक बहुत छोटी सी बात आती है जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिस चीज को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लीलिएसी। अब अगर हम लीलिएसी की बात करें तो हम ये वाली बात भी बोल सकते हैं कि लीलिएसी में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपको और भी तरीके से उपयोग में ले सकते हो, जैसे तंबाकू, टोबैको। दोस्तों टोबैको का भी उपयोग लीलिएसी जो होता है ये इसमें ही आप लोग प्रयोग में लेते हो, तो इसको तो आप लोगों को याद ही रखना है, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी कुल हम लोग अब पढ़ रहे हैं, इन सभी कुलों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल इन सभी कुलों का इसलिए है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी कुलों के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू कि आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग इसमें लगाएं। ज़्यादा आसपास की फैमिलीज को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एनसीईआरटी की फैमिलीज जो हैं उनके ऊपर आप अच्छे से फोकस करिएगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ें सब कुछ दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाएंगी। गॉट दिस, यहाँ तक नोट करिएगा। आगे चलेंगे, अगली फैमिली नाम है फैबिएसी। जी तो हाँ दोस्तों, मेरे सामने अब आप एक और डायग्राम देख रहे होंगे, जो डायग्राम एग्जैक्टली आप लोगों को बताता है एक और कुल के बारे में जिसका नाम है लैग्यूमिनेसी। दोस्तों एक्चुअली लैग्यूमिनेसी कुल का सबसे अच्छा उदाहरण तो है मटर। दालें जितनी भी होती है ना, जो मटर वगैरह होती है, ये सब लैग्यूमिनेसी के उदाहरण है। इसका मतलब आप अगर बात करो मटर की, या आप बात करो दोस्तों अरहर की दाल या उड़द दाल, आप चने की बात करो, मूंग की बात करते हैं अगर अपन, या फिर आपने खाया होगा राजमा, भाई राजमा चावल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने खाई होगी मूंगफली। इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो ये सभी कौन से कुल से हैं? लैग्यूमिनेसी। दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लैग्यूमिनेसी कुल, और उसके इंपॉर्टेंट होने का एक रीजन है। पता है रीजन क्या है? इसके इंपॉर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि लैग्यूमिनेसी एक ऐसा कुल है जिस कुल में आप लोग एक बहुत बड़ी चीज दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा जनरल डिस्कशन। यहाँ पे आ जाते हैं पहले अपन कि आखिर ये संरचना होती कैसे। तो यहाँ पे अगर पुष्पसूत्र की बात करो तो आपको दिख रहा है सहपत्री है, मगर दोस्तों ये एक व्यास सममित है, यानी कि एक ही अक्ष से काटोगे तो ही बराबर भागों में आएंगे, किसी भी अक्ष से बराबर भागों में नहीं आएंगे। अगली चीज नर और मादा आपको दोनों दिख रहे हैं, देखो नर और मादा दोनों दिख रहे हैं। अगली चीज दो बाह्य दल है, वो कितने हैं? 5,
और पांचों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए। अब तो आप लोग समझने लग गए भैया। डायगोनल देखो 5, 1 2 3 4 5 और पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। बात सही है। अगला जो गैलेक्स यानी कि दल है, ये 1 + 2 जो है वो जुड़े हुए। देखो एक तो अलग तरीके का, दो अलग तरीके के, और जो दो हैं वो आपस में जुड़े हुए। सही है। अगली चीज जो एंडोसियम है, एंडोसियम का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। जो पुमंग है वो पुमंग कितने हैं, 9 तो जुड़े हुए हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अलग है। और अंदर जो गाइनोसियम है यानी कि जो जायांग है वो है ऊर्ध्ववर्ती, और कितना है 1। कितना आसान है ना। और वो परिपर है मात्रक्ष, कितना आसान है। ये सब चीज़ें हम लोग जो जनरली जहाँ पे देखते हैं वो सब चीज़ें देखी जाती है एक ऐसी चीज़ में जिसे हम बोलते हैं लैग्यूमिनेसी। दोस्तों लैग्यूमिनेसी में आपको सबसे पहले तो मिलेगी मूसलामूल, मगर यहाँ पे ग्रंथिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब ऐसा बोला जाता है कि आखिर ग्रंथिका होती क्या है। कई बार जो जड़ें होती है वो जड़ें ऐसे फूल जाती है, और इन्हीं चीजों को बोला जाता है क्या, ग्रंथिका। इंग्लिश में बोलते दोस्तों इसे नोड्यूल। पता क्या होता है दोस्तों, वातावरण के अंदर नाइट्रोजन का जो अनुमान है ना कि कितने प्रतिशत उपस्थित है वो है 78%। मगर नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। 78% होने के बाद भी आप वातावरण से सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकते, मगर नाइट्रोजन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी के अंदर डीएनए उपस्थित है, उसमें नाइट्रोजन क्षारक है। आपकी बॉडी में प्रोटीन उपस्थित है, उसमें भी नाइट्रोजन क्षारक है। यानी कि आपको नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है, 78%, और इसका फार्मूला होता है N2। यही होता है दोस्तों। अगर आप N2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को आप ऐसा बोलते हैं कि एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद या 3 बंद होते हैं। नाइट्रोजन अधिकतम 3 बंद ही बना सकता है। तो नाइट्रोजन इसलिए अक्रिय है। जिसका पेट भर जाएगा ना, शादी में जा रहा है मगर पहले से ही पेट भर गया, तो अब उसके पेट में जगह ही नहीं है, तो वो और कुछ खाना खा ही नहीं सकता। इसलिए नाइट्रोजन कौन सी गैस है, अक्रिय गैस। बात सही है। मगर दोस्तों नाइट्रोजन को आप स्त्रीकरण करते हो। स्त्रीकरण का मतलब नाइट्रोजन को स्त्रीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन को उपयोग में लाने लायक वातावरण से नाइट्रोजन को लिया जाता है, और इस वातावरण से नाइट्रोजन को लेने के लिए हम अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करते हैं, जिनमें एक होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण, और तीसरा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोस्तों एक सूक्ष्मजीव होता है जो मटर की जड़ों में आपको मिलेगा, जो ऐसे नोड्यूल का निर्माण करता है, जिस सूक्ष्मजीव का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम 2 जीन रखता है, एक होता है निफ जीन और एक होता है नोड जीन। दोस्तों निफ जीन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन, और नोड जीन का मतलब होता है नोड्यूल निर्माण जीन। पता है आपको ये बात बहुत ही जरूरी है कि राइजोबियम सबसे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए मूल की जो वलकुट की कोशिकाएं होती है उनको जाके संक्रमित कर देता है, और उसमें लगातार विभाजन हो जाता है, बहुत सारा बल्क बन जाता है जड़ का, तो गुच्छा सा बन जाता है जिससे नोड्यूल का निर्माण होता है। इसी नोड्यूल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है राइजोबियम के द्वारा। ये एक सहजीविता का संबंध है, लेने का देना। राइजोबियम को पादप से फायदा क्या कि पादप ने इसको रहने के लिए जगह और भोजन दे दिया। पादप को फायदा क्या कि पादप को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम कौन करता है, राइजोबियम। अगर आप इस जड़ को कभी काटोगे ना तो आपको अंदर से जड़ जो ग्रंथिका है वो आपको पिंक कलर की दिखेगी, गुलाबी रंग की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्णक, लैग हीमोग्लोबिन। सो ऐसे हम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण को यहाँ पे बता देते हैं। बात सही है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कई बार हम ऐसी बात बोलते हैं कि हम लोगों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। मगर कुछ ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने तो कभी पेड़ पौधे खाए नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आई। दोस्तों उसने जो नॉन वेज खाया होगा उसने तो कभी वेज खाया होगा, तो नाइट्रोजन तो एक दूसरे से आ जाती है, और इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र।
तो ओवरऑल ये बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली जो नाइट्रोजन होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या चीज होती है। गॉट दिस? अच्छे से मेरी बात क्लियर है? सो खोपड़ी में आप सबके ये वाली बात बैठा लेना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने वैसे ऑलरेडी, अगर आप मेरा लेक्चर देख चुके हो तो मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। खनिज पोषण एक चैप्टर है पादप की कार्यकी में, तो उस चैप्टर में हम वो वाली चीज बहुत ही अच्छे से और विस्तृत तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरा वो वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। सो ये एक छोटा सा हम लोगों के पास एक बात थी जो कुल थे, और हमने उन सभी इंपॉर्टेंट कुल के बारे में यहाँ पे एक तरह से विस्तार पूर्वक हमने इसकी गणना और इसके बारे में अच्छे से समझ लिया। गॉट दिस? दोस्तों एक बार पूरे चैप्टर की आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक है? आपका साथ ही है जो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, जैसे आज तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया। बट एक चीज मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। कोई भी चीज लिखी है तो क्यों लिखी हुई है ये आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज अ बायोलॉजी। यही चीज है जो बायोलॉजी में सबसे आसान है। आप लोग समझेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएगी और फिर इसको करना भी आसान होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अपने एक अगले और नए लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।